नंबर 7 को लेके। तो दोस्तों आप लोग को अच्छे से याद होगा कि जो मैंने पिछला वीडियो आपको दिया यानी वीडियो नंबर 6 में आपने सीखा ट्रीटमेंट प्रोसेस विथ केवा प्रोडक्ट के साथ हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और उसमें मैंने एक तरीका एक पैटर्न आपको सिखाया। एज वेल मैंने वीडियो नंबर 6 में आप लोगों को एक होमवर्क दिया कि आपको किसी 2 बीमारी पे जो है वो लिख के आपको भेजना है, पैटर्न वाइज ट्रीटमेंट लिख के भेजना है। तो दोस्तों ये जरूर कीजिएगा कि आप उसको जो मैंने होमवर्क दिया ये आप होमवर्क जरूर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि होमवर्क आप दीजिएगा तो ही मैं समझ सकूंगा कि आप सीरियस हैं इस ट्रेनिंग को लेके, इस लर्निंग पॉइंट को लेके। तो आज जिस वीडियो पे हम लोग जा रहे हैं वो है वीडियो नंबर 7, और इसका टॉपिक जो है वो मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप सीधे हम लोग उस पॉइंट पे चलते हैं जहां से एक्सप्लेनेशन शुरू होगा। तो मैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ जाता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। यस। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक वही पैटर्न यानी कि वही टॉपिक नंबर 2 QMRA एंड ऑपरेशनल साइंस में आपका डे नंबर 7 वीडियो नंबर 7 दैट इज QMRA एंड साइंस। सबसे पहले यहाँ जो हम लोगों को समझना है, यहाँ हम लोगों को जो जानना है वो ये जानना है कि एनालाइजर मशीन को कोई बहुत बड़ा हथियार मत बना दीजिए जिससे कई सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे फिर कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा हथियार है, इसको कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे। दिस इज टू इजी। आज भी हम कई ऐसे लीडर्स को जानते हैं जो चेयरमैन क्लब में है, कई ऐसे लीडर्स को जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, बट इसके बावजूद वो एनालाइजर मशीन से बहुत अच्छा इनकम किए, बहुत अच्छा बीपी जनरेट किए। बेसिकली सिंपल सी बात समझना है कि एनालाइजर का मशीन का हम यूटिलाइजेशन किस तरह करेंगे। ये मत समझिएगा कि एनालाइजर मशीन के लिए केवा ने प्रोडक्ट बनाया, बिल्कुल भी नहीं। एनालाइजर मशीन इसलिए बनाया गया ताकि अगर केवा प्रोडक्ट आपके पास है तो वेलनेस प्रोडक्ट को आप मार्केट में मूव करा सके। प्रोडक्ट के लिए मशीन है, मशीन के लिए प्रोडक्ट नहीं बनी, ये याद रखेगा। प्रोडक्ट के लिए मशीन बनी, इसलिए आपका पहला मोटो होना चाहिए इस एनालाइजर मशीन से कि मैं किस तरह बीपी जनरेट करूं। तो इस मशीन से आपको फोकस करना है बीपी जनरेशन की तरफ, जो कि आपके टीम सपोर्ट में मददगार साबित हो। देखिए मास्टर प्लान पैटर्न जो चलता है डाउनलाइन को सपोर्ट करने का, तो इसके लिए सबसे अच्छा हथियार आपका एनालाइजर मशीन बन सकता है। एनालाइजर मशीन के माध्यम से आपको चेकअप करके अगर आप अपने कमांडिंग में कुछ बीपी लेके आ जाते हैं, आपके हाथ में कुछ बीपी आ जाता है, तो इसी बीपी को अगर सबसे डाउन का जो आईडी होगा, सबसे रूट का जो आईडी होगा, उसमें अगर आप बीपी दे देते हैं 10,000, तो सबके लिए आपने रॉयल्टी दे दिया, सबके लिए आपने स्लैब का तैयारी करवा दिया। और सबको आपने अगर रॉयल्टी दे दिया तो सीधी सी बात है नीचे जो भी देखेगा कि मेरे एक रॉयल्टी हुआ पड़ा है, तो वो दूसरी तरफ बैलेंस करने के बारे में सोचेगा, जिसके वजह से आपका बिजनेस बनेगा। तो मेरे लिए एनालाइजर मशीन का मेन रोल क्या है कि मैं सेल्फ बीपी जनरेट करूंगा इससे। तो आइए एनालाइजर मशीन के साइंस के बारे में बताता हूं आपको। एक्चुअली QMRA है क्या, व्हाट इज QMRA? इसका फुल फॉर्म होता है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। आप लोग इसको बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट इज QMRA। QMRA मशीन है क्या? तो ये एक फिजिकल साइंस से ऑपरेट होने वाला जापानीज टेक्नोलॉजी है जो हमारे शरीर में कमजोर EMF जो होते हैं, वीक EMF जो होते हैं, उसके हिसाब से हमारे शरीर के इम्बैलेंसेस को पहचानता है, हमारे शरीर में सेल डिस्टर्बेंसेस को संभालता है और उसी को समझता है। वही है QMRA। अगर मैं इसका फुल फॉर्म के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूं किसी भी इंसान को बताने के लिए, मान लीजिए आपको बताना है QMRA क्या है, तो एक एक्सप्लेनेशन देना इजी है कि हाँ QMRA मशीन क्या है। तो ये एक ऐसा मशीन है जो हमारे शरीर में वीक EMF को पहचानता है और उसी के हिसाब से उसका चेकअप करके आपको आउटपुट देने की कोशिश करता है। बट अगर इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूं, मीन्स क्यू एक एक करके एक्सप्लेनेशन दूं कि इसका पूरा फुल डिटेल क्या है, तो Q स्टैंड्स फॉर क्वांटम। Q किसमें स्टैंड करता है? क्वांटम में। तो क्वांटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच इन्वॉल्व इन एन इंटरेक्शन। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा।
क्वांटम के फिजिकल साइंस में कई सारे डिफिनेशन है, एक दो नहीं, कई सारे डिफिनेशन है। बट यहाँ पे कौन सा डिफिनेशन काम आता है? यहाँ पे डिफिनेशन काम आता है कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मान लीजिए मेरे हाथ में ये जो प्रेजेंटर है, ये प्रेजेंटर और मैं एक दूसरे के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ये मेरे लिए सब्जेक्ट है तो मैं ऑब्जेक्ट हूं। तो मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, तो मेरे और इसके बीच में ये एक शारीरिक लगाव हो गया, क्योंकि एक फीलिंग्स आ रही है मेरे हाथ में कि मैंने इसको टच किया हुआ है। तो मेरे और इसके बीच में एक फिजिकल इंटरेक्शन हो गया, शारीरिक लगाव हो गया। तो ये हम दोनों के लिए क्वांटम कहलाएगा। तो ये किस चीज को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है जो एनालाइजर मशीन का सेंसर हम हाथ में लेते हैं, तो उसके साथ हम एक फिजिकल इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व हुए। बस यही है क्वांटम, बस यही है क्वांटम। नाउ सेकंड टॉपिक आता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्या है? ये एक ऐसा गुण है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होता है, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें बनता है। मैग्नेटिक, यहां मैग्नेट की बात नहीं हो रही है। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट दो ही धातु से चिपकता है, चुंबक और लोहे से। लेकिन यहां बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे वो फाइबर हो, प्लास्टिक हो, कोई भी मटेरियल हो, एक दूसरे के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के बीच में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। यही चीज होता है। हम लोग बचपन में एक गेम करते थे, क्या करते थे? एक आदमी को बीच में खड़ा कर देते थे एक को, और दूसरे को उसके चारों ओर घूमने बोलते थे। जब दोनों खड़े होते थे, एक तो पहले से खड़ा है बट जो घूम रहा होता था वो खड़ा होता है, तो देखिए वो और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा आप झुकते हुए चले जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा वर्ड है रेजोनेंस, आर, रेजोनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप देखते होंगे कि एक इंसान जिंदा है, इसको देखने के लिए कैसे समझते हैं हम लोग? एक देखते होंगे, एक ईसीजी मॉनिटर में इकोकार्डियोग्राफी, जो फ्लक्चुएशंस पैटर्न, जो हार्ट बीट का पैटर्न देखते होंगे, उतार चढ़ाव, ये जिगजैग रूप में आपको देखने को मिलता होगा। तो उसको हम लोग बोलते थे ईसीजी, है ना, ईसीजी। बट उसको जिस चीज में हम लोग देते थे दैट इज ईसीजी मॉनिटर, दैट इज ईसीजी मॉनिटर। अगर वो जिगजैग है, जितना घना है उतना अच्छा है हार्ट है, उतना अच्छा शरीर का हेल्थ है, और जितना वो चौड़ा होते जाएगा उतना कम हेल्दी है शरीर। ये तो सिंपल पैटर्न में जान पहचान करने वाली बात है। तो यहाँ पे रेजोनेंस में ये पार्ट कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। Resonance is a property in which a vibrating system can be occurred by external oscillate system, या can be generated by external oscillate system। ये सिंपल सी बात समझना है। क्या होता है कि जो वो वाइब्रेशन है, मतलब वो जिगजैग जो लाइन होती थी, ये हमारे शरीर में एक ईएमएफ या एक ईएमडब्ल्यू का पैटर्न होता है। ये एक ईएमएफ या ईएमडब्ल्यू का एक पैटर्न होता है। ये एक नॉन मेजरेबल वाइब्रेशन होता है, अमापीय कंपन इसको बोलते हैं। जब अमापीय कंपन हमारे शरीर में जनरेट होता है, तो ये अमापीय कंपन को माप कैसे करें? क्योंकि यही हमारे शरीर में, मैंने क्या बताया, जितना घना होगा, जितना संकीर्ण होगा, उतना हेल्दी शरीर का पहचान होता है। तो इसको मैं माप कैसे करूं? तो एक ऑक्सिलोस्कोप बोलते हैं उस पैटर्न को, जिसमें ईसीजी मॉनिटर, जिसमें हम लोग उसकी घनता देख पाते हैं। अब यही चीज एग्जैक्टली पैटर्न है यहाँ पे। क्या है रेजोनेंस का मतलब? क्या है? अगर मैं एकदम देसी में बताऊं तो हमारे शरीर में जो अमापीय कंपन होता है, जो हर सेल के माध्यम से जनरेट होता है, अमापीय कंपन, इस अमापीय कंपन को माप लेकर एक विजुअल आउटपुट देना, वही रेजोनेंस कहलाता है। क्या होता है कि एक अमापीय कंपन जो हमारे शरीर में होती है, उसको माप कर उसका विजुअल आउटपुट देना, दैट इज रेजोनेंस। इसके बाद आता है एनालाइजर। एनालाइजर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच एनालाइज द गिवन डाटा। ये एक ऐसा मशीन, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक इनपुट दिया जाता है, वो एनालिसिस करके आउटपुट देने की कोशिश करता है, दैट इज एनालाइज। अब किसी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, कोई अगर आपसे आके पूछता है भाई एनालाइजर मशीन क्या है, कॉमन आदमी है, कॉमन रिप्लाई क्या? ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी का मशीन है जो फिजिकल साइंस बेस पे काम करता है। हमारे शरीर में जो कमजोर ईएमएफ, जिस सेल के माध्यम से कमजोर ईएमएफ बनता है, उसको पहचान करके आउटपुट देने का काम करता है, दैट इज एनालाइजर मशीन।
बट कोई एक काउंसिल का बंदा बन जाता है, बैठ जाता है आपके साथ, जिसको आपको डिटेल एक्सप्लेन करना होगा, तो उनको सीधे बात में समझाना, यहीं से वर्ड मैनिपुलेट होगा। क्या एनालाइजर मशीन क्या है? ये एक ऐसा मशीन है जिसको मैंने एक ऑब्जेक्ट के साथ अपने साथ एक फिजिकल रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें उसके साथ फिजिकल रिलेशंस करना पड़ता है, फिजिकल इंटरेक्शंस में आना पड़ता है। वो हमारे शरीर में सॉरी मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, वो और इजी कर देता हूँ। GMR एनालाइजर मशीन एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा मशीन है जिसमें हम एक इनपुट डाटा देते हैं। पहले एक इनपुट डाटा देते हैं, उसके बाद उसके साथ फिजिकल इंटरेक्शन करते हैं। वो हमारे शरीर में होने वाले अमापीय कंपन को माप करता है। किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र पद्धति के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पद्धति के द्वारा, और एक विजुअल आउटपुट डाटा देता है। QMR एनालाइजर मशीन कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये QMR एनालाइजर मशीन क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा मशीन है जिसमें हम एक इनपुट डाटा देते हैं, और उसके साथ फिजिकल इंटरेक्शन करते हैं। वो हमारे शरीर में होने वाले अमापीय कंपन को माप करता है और एक विजुअल आउटपुट डाटा देता है, तो हमारा एनालाइजर मशीन कहलाता है। बस इतना ही एनालाइजर मशीन का साइंस। बेसिकली ये किस पैटर्न पे काम करता है, आइए उसको समझते हैं। तो अगर किसी भी एक मानव शरीर का स्ट्रक्चरल चेन अगर देखा जाए, स्ट्रक्चरल चेन देखा जाए, तो वो शुरुआत होता है सेल से, कोशिकाओं से। ये सेल्स क्या है? व्हाट आर सेल्स? द यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर सेल्स। शरीर के इकाई को कोशिका कहा जाता है, और कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। तो व्हाट इज टिश्यूज या व्हाट आर टिश्यूज? द ग्रुप ऑफ सेल्स, द एक्टिव ग्रुप ऑफ सेल्स आर टिश्यूज। ऐसे अग्रेसिव सेल्स जो हमारे शरीर के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और अगर वो जिंदा है तो उसके ग्रुप को ही टिश्यू कहा जाता है। और टिश्यू से बनता है ऑर्गन। The developed and identical shape of tissues are organ. The developed and identical tissues are organ. जिस टिश्यूज को हम पहचान कर सकेंगे वो ऑर्गन हो गए। जैसे लीवर, ये एक तरह का टिश्यूज है, लेकिन हम पहचान कर पाते हैं, इसकी एक आकार आ गई तो वो ऑर्गन हो गया। इसी तरह किडनी, ये एक टिश्यूज है, लेकिन पहचान कर पाए देख के कि ये किडनी है तो वो ऑर्गन हो गया। ऑर्गन से होता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। When an organ has started to work, that is human body system. जब शरीर में कोई एक ऑर्गन या टिश्यूज काम करना शुरू करता है तो वो ह्यूमन बॉडी सिस्टम कहलाता है। एग्जांपल से बात है, सीधा सा बात है, मेरा लीवर क्या काम किया? डाइजेशन। तो डाइजेशन इज अ सिस्टम, बट लीवर इज ऑर्गन, है ना? Then what is human body? इसके बाद आता है human body. When all systems are working for a particular part, the particular body, that is human body. जब सारे सिस्टम एक साथ ऑपरेशनल पैटर्न में आ जाते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी कहलाता है। एकदम देसी में आपको बताने की कोशिश किया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कोशिका, सेल। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नहीं रहेगा तो टिश्यूज नहीं तो ऑर्गन नहीं तो सिस्टम नहीं, और सिस्टम नहीं तो बॉडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल। अब हर कोशिकाओं में एक उसका गुण होता है कि वो खुद को मल्टीपल करता है, तभी हमारा शरीर का आकार भी बढ़ता है। एक कोशिका खुद को मल्टीपल करेगा, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह मल्टीप्लाई होगा। तो जितना ज्यादा वो मल्टीप्लाई होगा उतना ही अच्छा हमारा शरीर होगा। तो कोशिका जब ब्रेक होते हैं तो ब्रेक होने के बाद दोनों को अलग हो जाना चाहिए कि एक साथ रहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, टिश्यूज बनना है तो एक साथ रहना होगा, अलग नहीं हो सकते। अलग हो गए तो वो तो टिश्यूज अनआइडेंटिकल हो गए, ब्रेक हो गए, वो जाके कहीं पे आपको ट्यूमर बना के दे देगा। तो मुझे क्या चाहिए? सेल टूटे लेकिन अलग नहीं हो, एक साथ जुड़े रहे। कि जो सेल टूटने के बाद एक साथ जुड़े रहेंगे, ये किस कारण से होता है वो समझिए। और ये दोनों जो आपस में जुड़े रहते हैं, यही एक्चुअली कारण होता है EMF जनरेशन। तो ये एक ह्यूमन सेल का आपके पास पिक्चर आ गया, ये एक ह्यूमन सेल का आपके पास पिक्चर हो गया। इसको अगर हम फिजिकल साइंस बेस पे अगर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें तो आप देखिए ह्यूमन सेल के जस्ट नीचे न्यूक्लियस और उसी के बगल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपर लेयर को बोलते हैं और न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन को बोलते हैं। ये एक इंजन की तरह काम करता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रोटेट करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और न्यूक्लियस
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एक कॉम्बिनेशन होता है और ये एक इंजन की तरह काम करता है, इंजन की तरह। इसके चारों ओर न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर रोटेट करेगा और रोटेट करने से जो एनर्जी जनरेट होती है उसी एनर्जी से जो है ये सेल आगे बढ़ते हैं या खुद को प्रोलिफर करते हैं। अगर ये एनर्जी जनरेट नहीं होती है तो उसको मरा हुआ सेल माना जाता है। तो सीधी सी बात है, क्या एक काम होता है, न्यूक्लियस है, नीचे न्यूक्लियर है और इसके चारों ओर जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर फ्री रोटेशन ऑफ न्यूक्लियर है, ये चारों ओर मूव करेंगे। तो मूव करने की वजह से जो बीच में गैप है उस गैप में एक एनर्जी जनरेट होता है जिसका नाम है ईएमएफ या ईएमडब्ल्यू। द गैप बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैन जनरेट ईएमडब्ल्यू या ईएमएफ। और यही ईएमडब्ल्यू या ईएमएफ या ईएमएफ क्या करता है कि इसी ईएमडब्ल्यू और ईएमएफ को हमारा एनालाइजर मशीन पहचान पाता है जो सेंसर हम हाथ में पकड़ते हैं। क्योंकि हम तो कोई सैंपल नहीं देते, बस वो मशीन पकड़ते हैं। तो वो मशीन जो है हमारे शरीर में जो ईएमएफ या ईएमडब्ल्यू जनरेट होता है उसी को पहचानता है और उसी ईएमएफ और ईएमडब्ल्यू के हिसाब से जो है क्यूएमआर मशीन हमारे शरीर का आकार, हमारे ऑर्गन के आकार को पहचानता है। अब ईएमएफ हमारे शरीर में 3 तरह के जनरेट होते हैं। एक हो गया नो ईएमएफ, मतलब वहां पे ईएमएफ नहीं मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं मिला। एक हो गया वीक ईएमएफ, मतलब वहां पे कमजोर ईएमएफ मिला, मतलब वहां पे ईएमएफ जो है वो कमजोर है। और एक हो गया हेल्दी ईएमएफ, मतलब एक वहां पे अच्छा ईएमएफ मिल रहा है। तो जो हेल्दी ईएमएफ मिले मतलब उसको एनालाइजर मशीन हेल्दी सेल में काउंट करेगा, मतलब उसको डैमेज नहीं बताएगा। जो कमजोर ईएमएफ मिले उसको बताएगा कि ये कमजोर हो गया, ये वीक हो गया, यहाँ पे इलाज शुरू करना है। और जो नो ईएमएफ मिले मतलब वो टोटली डैमेज हो गया, वो ऑर्गन अब वर्किंग पैटर्न पे नहीं है। तो वो जिस समय हम लोग प्रैक्टिकल पैटर्न पे आएंगे, जिस समय हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे पैरामीटर के हिसाब से डिजीज आइडेंटिफिकेशन होती है, उस समय मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे नो ईएमएफ को पहचान करना है या कमजोर ईएमएफ को पहचान में लाना है। बट इसके अलावे हम लोग को पहचान करने का यही एक तरीका है कि ईएमएफ जो हमारे बॉडी में जनरेट होता है, यही क्यूएमआर मशीन का सेंसर उस ईएमडब्ल्यू को पहचानता है और उसी के हिसाब से हमारे बॉडी को चेकअप करता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट है। अब आया एक्यूरेसी ऑफ क्यूएमआर क्या है। एक्यूरेसी ऑफ क्यूएमआर 85 to 90% है। तो बचा कितना, 10 to 15%। ये मार्जिनल वैल्यू होता है 10 to 15%। तो ये मार्जिनल वैल्यू, ये एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ एनालाइजर मशीन के रिपोर्ट को चेक करते हैं तो आपको ये 85 to 90% मैच करेगा। और मार्जिनल वैल्यू क्या होता है कि जो नहीं मैच करता है वो कहाँ पे बैलेंस होगा, वो हो गया मार्जिनल वैल्यू। तो टोटल इतना ही मान के हम लोग को चलना है कि ये मैंने सिर्फ आपको साइंस एक्सप्लेन किया एनालाइजर मशीन का, और ये तोड़ के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़े में ही अगर डेली सीखोगे तो ज्यादा सीख सकेंगे। देखिए, अगर समुंदर भी हमें बनाना है, घड़ा भी भरना है, तो हमें बूंद बूंद ही भरना पड़ेगा। किसी एक बोतल में आप हाई प्रेशर का अगर पानी छोड़ते हैं तो ये कभी नहीं भरेगा, बल्कि उसी का प्रेशर इसको बाहर निकाल देगा। बस यही चीज होता है कि एक साथ अगर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशंस दे दूं तो जो भी अंदर गया वो भी निकल जाएगा ओवरफ्लो करके। और इसलिए जरूरी है कि मैं आपको एक एक करके ही एक्सप्लेन करता जाऊं। आज साइंस हो गई, इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डूज एंड डोंट पैरामीटर, हाउ टू ओपन क्यूएमआर, हाउ टू चेक अ पेशेंट। ये पूरा एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ मैं आज का सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ एंड कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपके पास फिर से आऊं मैं वीडियो नंबर 8 को लेके, जहाँ पे एनालाइजर का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वीडियो नंबर 9 से प्रैक्टिकल मूवमेंट पे मूव कर जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, जरूर सीखते रहिएगा। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा सीखने में, क्योंकि सीधे से बात है, सीखना बंद तो जीतना बंद। और अपना टैगलाइन